सोशल इश्यूज़। आपकी चाय ख़त्म होने से पहले हम सोशल इश्यूज़ टॉपिक जो कि नवंबर मंथ का विज़न आईएएस का मैगज़ीन में से लिया गया है। तो पहले सोशल के बारे में समझते हैं। सोशल इज़ नथिंग बट एनीथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, ह्यूमन रिलेशन और कम्युनल लिविंग। ये हो गया सोशल के बारे में। तो पहला न्यूज़ जो कि वर्क फ्रॉम होम, ये रहा वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल। वर्क फ्रॉम होम उसके बारे में न्यूज़ दी गई है। तो यहाँ पे CII एंड FMS ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, तो उसके बारे में यही पूरा न्यूज़ है। और ये आर्टिकल जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी है, यानी कि किसी ने भी वर्क फ्रॉम होम के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, यानी कि उसके बारे में रिसर्च करके कुछ भी पढ़ा नहीं है। तो ये थोड़े पॉइंट्स है की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट, इवॉल्विंग नेचर ऑफ वर्क, और ये जो बेनिफिट कनेक्टेड टू वर्क फ्रॉम होम, ये सारे कुछ भी उतना ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता ही है मैक्स टू मैक्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो फिल्टर आउट करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, वही याद रखेंगे, राइट। तो सर की फाइंडिंग क्या है, तो लेट्स स्टार्ट की फाइंडिंग। इसमें सस्टेनेंस ऑफ वर्क फ्रॉम होम, सस्टेनेंस फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम में क्या देखा गया है कि 68% कंपनीज अभी भी वर्क फ्रॉम होम चला रही है, राइट। पैंडमिक हो गया तो भी, पैंडमिक के टाइम पे तो वर्क फ्रॉम होम था, समझ सकते हैं हम, लेकिन पैंडमिक के बाद भी, यानी कि अभी 68% ऑफ कंपनीज अभी भी वो वर्क फ्रॉम होम या फिर रिलेटेड रिमोट वर्किंग चालू रख रही है, यानी उसका प्रैक्टिस कर रही है। हाइब्रिड मॉडल ऑफ वर्क, जो कि हमें पता है हाफ कंपनीज कहती है एम्प्लॉयज़ को कि आप चाहे तो ऑफिस में आके काम करिए या फिर घर में रहकर काम करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। और शॉर्ट टर्म गेन्स एंड लॉन्ग टर्म लॉसेस, शॉर्ट टर्म में गेन है इसका, लॉन्ग टर्म में लॉसेस है। कैसे, तो शॉर्ट टर्म गेन्स में टेंजिबल बेनिफिट्स है, कैसे बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़, उनका प्रोडक्टिव लेवल बढ़ जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म लॉसेस में क्या है, इंटेंजिबल लॉसेस क्या है, फॉर्मेशन एंड सस्टेनेंस ऑफ सोशल इमोशनल एंड ह्यूमन कैपिटल इन द लॉन्ग टर्म। तो वो टीम वर्क वो सब गायब हो जाता है, कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ, कोलिग्स के साथ, वो सब कम हो जाता है। तो आएगा, और जो वर्क फ्रॉम होम होगा वो डायरेक्ट मीटिंग अटेंड करेगा जूम कॉल में से, और उसका काम करेगा, घर में रहेगा। तो इससे क्या होगा, सोशल इमोशनल एंड ह्यूमन कैपिटल का लॉस होगा। तो इफेक्टिवनेस ऑफ रिमोट वर्किंग, अब इसका इफेक्टिवनेस क्या है, यहाँ पे इफेक्टिवनेस कहाँ है, तो इट मे बी लेस इफेक्टिव फॉर क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग कोलैबोरेशन। अब ये मैं इससे पहले ही कहा था पॉइंट, तो कोलैबोरेटिव वर्क, जो एक साथ एक दूसरे के साथ मिलके जो काम करने का वर्क होता है, जो टीम वर्क कह सकते हैं, वो सब रिड्यूस हो जाएगा, यानी उसके बारे में सोचना भी कम हो जाएगा, वो प्रैक्टिस भी चली जाएगी। तो कभी टीम वर्क यानी किसी के साथ काम करना बहुत मुश्किल लगने लगेगा, राइट। यही है इसका इफेक्टिवनेस इफेक्ट। और इवॉल्विंग नेचर क्या है, हमें पता है पैंडेमिक के टाइम पे शुरू हुआ था, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ज़्यादा हो गई, इसलिए वर्क फ्रॉम एनीवेयर, जैसे अब ये डिजिटल नोमैड है इसमें ये टर्म, तो इसमें आप ले सकते हैं ट्रैवल ब्लॉग्स वाले जो यूट्यूब में आते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उसका ब्लॉग बनाते हैं और क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, होटल में रह के एडिट करके पोस्ट करते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं। इसको हम डिजिटल नोमैड भी कह सकते हैं, लोकेशन इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल। अब ये रोलिंग बैक ऑफ वर्क फ्रॉम होम, तो अब क्या हुआ शुरू, वापस से जो ओरिजिनल फॉर्म था रिटर्न टू ऑफिस वाला, वो शुरू करना चाहते हैं। कौन कौन, स्टारबक, गूगल एंड अमेजोन, उन्होंने रोल बैक करना शुरू कर दिया एक्चुअली। ओके, तो ये 4 फेजेस में वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। एक तो पैंडमिक, दूसरा टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई यानी डेवलपमेंट की वजह से, दूसरा वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ये वही वर्क फ्रॉम होम वाला, और अभी वापस से ऑफिस में जाके काम करो। अब ये बेनिफिट्स किस किस के बेनिफिट्स है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने ये सारा फेस किया हुआ है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है फ्रॉम मार्क जुकरबर्ग, जो कि कहते हैं कि पीपल्स आर मोर प्रोडक्टिव वर्किंग एट होम दैन पीपल वुड हैव एक्सपेक्टेबल। तो उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव घर पे रहकर ही काम करते हैं वो। सम पीपल्स थॉट दैट एवरीथिंग वॉज जस्ट गोइंग टू फॉल अपार्ट एंड इट हैजेंट। अब ये एवरीथिंग इन्होंने कहा था कि कुछ लोगों ने कहा था कि ये सब काम नहीं करेगा, मगर कर गया, ऐसा मार्क जुकरबर्ग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पावरफुल स्टेटमेंट फ्रॉम एलन मस्क, दोज वर्किंग फ्रॉम होम आर डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी, जो कि मैं भी कह सकता हूँ इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट, आई कैन से दैट। और ओके नेक्स्ट, अब ये आप सोच रहे हो कि इतना ज़्यादा स्किप क्यों कर दिया, ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मगर जो आर्टिकल पब्लिश किया था किसने, लिमिटेड, ये CII और FMS, इन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया था, तो उतना इम्पोर्टेंट अभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम कवर करते हैं, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं।
लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। तो इसमें क्या है कि जो अपने रिसर्च पेपर्स होते हैं, रिसर्च पेपर्स कहो या ई जर्नल्स कहो, एक ही बात है इसमें। जो रिसर्च पेपर्स और ई जर्नल्स, उनका एक डाटाबेस होता है। डाटाबेस यानी कि फ्यूचर में किसी को ज़रूरत पड़े तो वो एक्सेस कर सकते हैं बाई गिविंग सम अमाउंट। ओके, तो अभी क्या कहा है कि हम इसे सब्सक्रिप्शन मॉडल में बना सकते हैं, क्योंकि हर एक आर्टिकल आपको खरीदने जाए तो बहुत महंगा पड़ेगा। इससे अच्छा है एक आप कंपनी से, यानी कि कुछ समझ लो आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, राइट। ये क्या करते हैं, सारे मार्वल्स के या फिर डिज्नी पिक्सर के मूवीज़ एक जगह ला के रख दिया उसने। आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले लो, जो मूवी चाहे वो देख लीजिए। सेम वैसी अब वही आप एक एक मूवी रेंट करने या फिर खरीदने जाएंगे तो बहुत ही महंगा पड़ेगा। सेम मॉडल है, एवरीथिंग इज सिमिलर, बट यहाँ पे रिसर्च पेपर और ई जर्नल्स है इसके डाटाबेस में, और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में उसका डाटाबेस में मूवीज़ एंड वेब सीरीज और वो सब है, राइट। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो अब इसमें क्या न्यूज़ में क्या था वो समझते हैं। टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू स्कॉलरली जर्नल्स, यानी कि रिसर्च पेपर कहो, इन ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशन। सो अबाउट स्कीम के बारे में, ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन नेशनल लाइसेंस फॉर ई जर्नल एंड डाटाबेस सब्सक्रिप्शन अक्रॉस स्टेम एंड सोशल साइंस फील्ड। तो स्टेम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स आते हैं। ये एक बार ये देख लीजिएगा। और ये की फीचर्स क्या है उसके, जो कि ये स्कीम के बहुत ही अच्छे वाले फीचर्स। डिजिटल एक्सेस पहली बात तो, दूसरा मॉनिटरिंग, तीसरा इंटरनेशनल जर्नल्स, चौथा फाइनेंशियल एलोकेशन, पांचवा इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी। तो पहले डिजिटल एक्सेस में, जो कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है, और यूजीसी सेंटर। ओके, तो ये दो मिलके पूरा डिजिटल प्रोसेसिंग उसका करेंगे, या फिर यहाँ कहो रिसर्च पेपर के डिजिटल फॉर्म में वो जो लाइब्रेरी बनाएंगे उसमें सब ऐड ये लोग करेंगे, राइट। और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF, ये क्या करेगा, उस आर्टिकल को रिव्यू करेगा यूसेज एंड पब्लिकेशंस के, और पब्लिश जो इंडियन ऑथर्स होते हैं, इंडियन ऑथर्स लाइक, अब मैं बहुत ही कॉमन एग्जांपल दे दूँ, लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी बुक है, राइट, तो पॉलिटी बुक 5th एडिशन वाली है, 6th एडिशन, 7th एडिशन, 8th एडिशन, राइट। तो अब ये एडिशन अपग्रेड का काम कौन करेगा, ये जस्ट एग्जांपल है, ओके, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो अपग्रेडेशन का काम ये सब कौन करेगा, ये ANRF, ओके, और उसका पब्लिकेशन का काम भी यही करेगा। और इंटरनेशनल जर्नल्स, सो अब ये तो लक्ष्मीकांत हमारा इंडिया का है। अब समझिए आपको ऑक्सफोर्ड की कुछ जर्नल्स चाहिए, ऑक्सफोर्ड की मैप चाहिए, ऑक्सफोर्ड का मैप, ओके। जो हम UPSC और IAS जो अपने एस्पिरेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब उसके बाद उसका जो डाटा, यानी उसका जो ऑथर नहीं, उसका प्रोप्राइटरी कौन होगा, ऑक्सफोर्ड वाला, जो कि इंटरनेशनल यानी कि फॉरेन वाला है। तो उनके साथ भी कोलैब करके नियरली 13,000 जर्नल्स फ्रॉम 30 लीडिंग पब्लिशर्स इंक्लूडिंग ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये सारे उनके साथ कोलैब करके वो जर्नल्स भी अवेलेबल कराएंगे। अब फाइनेंशियल एलोकेशंस में 6,000 करोड़ ऑलरेडी अलॉट कर दिए गए हैं 25-27 तक, ओके, अंडर ए न्यू स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी में क्या है, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो यूनिफाइड पोर्टल बनाएगा एंड कंडक्ट IEC कैंपेन्स टू रेज। अब जो पोर्टल बनाएगा उसको क्या प्रमोट भी करेगा, ओके। सो प्रमोट करने से क्या उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ेगी। सो व्हाट इज द नीड ऑफ ओनोस स्कीम, तो उसकी ज़रूरत क्या है। तो पहले तो ये पॉइंट, प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक फंड्स। सो यहाँ पे क्या कहता है, एकेडमिक पब्लिशिंग इसे हाईली, एकेडमिक पब्लिशिंग जो मैंने कहा अभी, जो लक्ष्मीकांत की बुक है वो एकेडमिक पब्लिशिंग है। या फिर कहो जो अपने ग्रेजुएशन के बुक्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बुक्स, ये सारे एकेडमिक पब्लिकेशंस होते हैं। वो जो पब्लिकेशंस होते हैं बुक्स के, वो हाईली प्रॉफिटेबल में है। $19 बिलियन का उनका रेवेन्यू होता है, उसमें 40% प्रॉफिट मार्जिन होता है उनका, राइट। सो हाउएवर दिस प्रॉफिट्स आर लार्जली डाइवर्स्ड फ्रॉम पब्लिक फंड्स येट कॉन्सेंट्रेटेड इन ए फ्यू प्राइवेट कंपनीज। अब ये पब्लिक फंड्स में से, अब देखो एक बुक है समझो डिग्री की या फिर ग्रेजुएशन की बुक है, वो बुक कहाँ से बनेगी, स्कॉलर्स के रिसर्च से ही वो बुक बनेगी, राइट। अब वो बुक जो कि पब्लिश करेंगे कौन, प्राइवेट प्लेयर्स, यानी कि उसको खरीद कर नहीं, उनको उसका प्रिंटिंग वो सब करके कॉस्ट करके वो पब्लिश करेंगे टू द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेजुएशन, उनको सेल करेंगे, राइट। तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट किसको ज़्यादा जाएगा, रिसर्चर को, स्टूडेंट को, या फिर प्राइवेट प्लेयर्स को, ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर्स को।
काउंटरिंग प्रेडेटरी पब्लिशिंग। अब इसमें प्रेडेटरी पब्लिशिंग क्या, यानी कि थोड़े लो क्वालिटी जर्नल्स एक्सप्लॉइट इंडियन रिसर्चर फॉर पब्लिकेशन फीस विदाउट प्रॉपर प्रायर रिव्यू, अंडरमाइनिंग रिसर्च क्वालिटी, वो क्वालिटी इश्यूज, राइट। और रिमूविंग एक्सेस बैरियर। अब सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल restrict access to research due to high cost, limiting ability of researcher from smaller institution to collaborate globally। तब इसमें क्या होता है, जो उनके, अब समझिए बड़े बड़े जो रिसर्चर्स होते हैं उनके आर्टिकल्स छोटे रिसर्चर वालों को बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर वो एक्सेस नहीं कर सकते ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस, राइट। क्या रिस्ट्रिक्शन होता है, पहले तो कॉस्ट, उनके रिसर्च पेपर ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो छोटे छोटे जो रिसर्चर्स होते हैं वो एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। तो अब सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में ऐसा, अब सपोज ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल आ गया, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, तो फिर किसी का रिसर्चर का पेपर एक्सेस कर सकते हैं, वो बड़ा हो या छोटा हो। फॉर एग्जांपल नेचर कम्युनिकेशन चार्जेस पर पेपर, नेचर का कम्युनिकेशन चार्जेस ये लग सकता है उसके, यानी कि जो रिसर्च पेपर लेगा उनको इतना चार्ज पर पेपर देना पड़ेगा, ऐसा कुछ है इसमें, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। फेवरेबल एग्रीमेंट क्लॉज, इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफर साइन पब्लिशर एग्रीमेंट दैट फेवर्स पब्लिशर्स इंटरेस्ट लाइक रिस्ट्रिक्टिव कॉपीराइट ट्रांसफर, दिस लिमिट्स इंडियन रिसर्चर कंट्रोल ओवर देयर वर्क। तो जब भी ये पब्लिश करने जाते हैं तो एक डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं कि ये जो कंटेंट है मैं पब्लिश कर रहा हूँ तो इसका कॉपीराइट भी मेरा होगा। तो अब समझ सकते हैं, अब जो मैग्रीव हिल्स के जो बुक्स आते हैं उनके कॉपीराइट है, अब लक्ष्मीकांत का बुक है पॉलिटी का, वो मैग्रीव हिल्स का है, तो अब कभी भी उसका ओनर कौन माना जाएगा, मैग्रीव हिल्स माना जाएगा, ना कि लक्ष्मीकांत। तो ऑथर का रिसर्च वो सब क्या हुआ, वेस्ट हुआ ना, राइट। सो इश्यूज विथ वन नेशन वन सब्सिडी। अब इसमें इश्यूज क्या है, तो शिफ्ट टू ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस क्या है हम आगे पढ़ेंगे, मगर ये समझो विथ ओवर 50% ऑफ रिसर्च फ्रीली अवेलेबल में आउटडेट। अब तो इसमें क्या हुआ कि एक एग्जांपल देखो, ये द यूएस विल रिक्वायर ऑल पब्लिकली फंडेड रिसर्च टू बी फ्रीली अवेलेबल बाय। अब ये क्या करता है, जो पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिकली यानी कि जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, वो जो रिसर्चर्स हो गए वो सारे 2026 तक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा देंगे, ओके। तो आप समझ सकते हैं कि फिर सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, वो पूरा फ्री ही कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम है ओपन एक्सेस, यानी कि पूरा फ्री कर दो। लिमिटेशन ऑफ नेशन वाइड सब्सक्रिप्शन, इसमें क्या होता है, प्रायोरिटाइज पॉपुलर जर्नल्स। तो अब सोचिए, अभी 2-3 न्यूज़पेपर हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, और एक समझ लीजिए न्यूयॉर्क टाइम्स, ओके। अब आप रोज़ तो 3 पेपर नहीं पढ़ेंगे, 3 न्यूज़पेपर पढ़ोगे नहीं। सपोज आप बाहर के इंटरनेशनल की न्यूज़ वो सब ज़्यादा प्रीफर करते हो, तो आप क्या करेंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स वैसे हाई क्वालिटी के पेपर पढ़ोगे। इसका मतलब ये नहीं कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस लो क्वालिटी के पेपर है, वो भी हाई क्वालिटी के पेपर हैं, और उसके नीचे भी और लो क्वालिटी के पेपर आएंगे। लो क्वालिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, बट आप समझ सकते हैं जो स्मॉलर इंडस्ट्री होती है, थोड़े थोड़े लोकल न्यूज़पेपर, द डेक्कन टाइम्स बोल के हैं यहाँ पे, वो सबके मार्केटिंग कम हो जाए, मार्केटिंग नहीं, उन सबका जो होता है ना पॉपुलैरिटी, वो कम हो जाएगी, समझे। अब वही जो वो सेम नेग्लेक्टिंग निश फील्ड्स, ओके। सो मे प्रायोरिटाइज पॉपुलर जर्नल्स neglecting niche fields, this limit access from smaller communities and reduce research diversity। तो इससे क्या होगा, सब लोग सेम निश के ऊपर ही लिखना शुरू कर देंगे, वैसे जो ट्रेंड होगा वैसा फॉलो करना शुरू कर देंगे। कमर्शियल पब्लिशर डोमिनेंस, अब ये क्या है, रिस्क सपोर्ट वेस्टर्न पब्लिशर विथ हाई प्रॉफिट मार्जिन, जो कि उनका 40% ऑफ प्रॉफिट मार्जिन है, अंडरमाइनिंग पब्लिक फंडेड रिसर्च, ओके। अब ये कॉपीराइट का इशू सेम, इससे पहले मैंने कहा था कि लक्ष्मीकांत का जो होगा, जो उन्होंने रिसर्च करके लिखा, उसका कॉपीराइट किसके पास चले जाएगा, पब्लिशर के पास। दैट इफ पब्लिशर यूज देयर वर्क विदाउट परमिशन। एग्जाम्पल, टेलर एंड फ्रांसिस अलाउड माइक्रोसॉफ्ट टू यूज इट्स जर्नल्स फॉर AI ट्रेनिंग। उन्होंने AI ट्रेनिंग के लिए इन दोनों के जर्नल्स यूज़ करने को कहा, मगर लैटर जो कॉपीराइट है उसका जो लिमिटेड पीरियड तक होता है, फिर उसको रिन्यू करना पड़ता है। तो उसका लिमिटेड पीरियड बोलते उसका पीरियड खत्म हो गया, तो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट डिडंट नीड अप्रूवल। अब वो जर्नल से ऐसे भी यूज़ कर सके, इसके परमिशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो डिजिटल कंटेंट प्रिजर्वेशन, अब इसमें डिजिटल आ गया देखो, तो रिले ऑन पब्लिशर्स फॉर कंटेंट प्रिजर्विंग इन इज रिस्की।
सो कंटेंट रिजर्विंग, अब ये पॉइंट है, ये वाकई में बहुत डेंजरस है। कैसे, मैं बताता हूँ। तो अब समझिए, सब सारे आर्टिकल्स, सारे रिसर्च, वो सब हमने डिजिटलाइज कर दिए, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। उसका पेपर फॉर्म तो कैसे भी 20-30 साल तक नहीं रह सकता है, राइट। उसका पेपर फॉर्म है, यानी कि हार्ड कॉपी। तो सारा कुछ डिजिटल फॉर्म में कर दिया। अब सोचो, अब द हिंदू न्यूज़पेपर, मैं जस्ट ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको लिटरल वे में मत लीजिएगा। सो द हिंदू न्यूज़पेपर है, राइट, वो डिजिटल में बोल तो डिजिटल में मूव हो गया। फिर वो फ्यूचर में जाके उसने सोचा कि बोल तो जो ऑथर होगा द हिंदूज़ का, उसने सोच लिया कि नहीं भैया, मुझे न्यूज़पेपर का यानी कि जर्नल्स का उसका, मैं ये सारा कुछ, फॉर एग्जांपल आपको समझ में आए इसलिए कह रहा हूँ, उसने सोचा कि मैं ये बिज़नेस बंद कर दूँ। किसने? द हिंदूज़ ने। मुझे अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसमें कुछ प्रॉफिट भी नहीं है। तो वो क्या कर देगा, उसका जो डाटाबेस होगा, जो आर्टिकल्स हो, वो उसका वेबसाइट बंद कर देगा। वेबसाइट या कहो कुछ भी, उसका जो होगा एक्सेस करने का पॉइंट, वो बंद कर देगा। तो अब से हमें जो जो आर्टिकल पढ़े थे वो सब, उसका जो भी उसका होगा ना सोर्स, वो सारा वैनिश हो जाएगा, राइट। उसके डाटाबेस में ही रहेगा, सर्वर्स तक नहीं जाएगा। यानी कि इसका मतलब समझ सकते हो कि एक एक साथ में पूरी लाइब्रेरी जला दी, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो एक्चुअल में देखो यहाँ पे, पब्लिशर फ्रॉम कंटेंट रिस्की आज सीन इन द 2023 में डिसकंटिन्यू ऑफ हेटरसाइकिल। ये देखो, हेट्रोसाइकिल बोल के एक जर्नल पब्लिक था, वेबसाइट, उस वो कहा ना, जापान इंस्टीट्यूट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, दिस लेफ्ट 17,000 आर्टिकल्स इन एक्सेसिबल। एक्सेस नहीं कर सकते ना, उसने सर्वर बंद कर दिया उधर से, राइट। तो इसका मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, तो ये वाला। अभी हेट्रोसाइकिल के आप जब वेबसाइट में जाओगे, अब इसमें 17,000 तक आर्टिकल्स थे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, वो सब। तो अब ये नवंबर 2023 से जब उसका वो साइट खोलेंगे तो ऐसा आता है, नोटिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ पब्लिकेशंस, यानी कि कुछ भी नहीं है, डेट ऑफ सस्पेंशन ये वाला, समझे। तो इसमें जो जो रिसर्च या फिर जो उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे गए। तो ये वन टाइप ऑफ डेंजरस हो सकता है। और अदर इश्यूज, लैक ऑफ सपोर्ट फॉर इंडियन जर्नल्स, ट्रांसपेरेंसी इश्यू रिगार्डिंग सिलेक्शन मॉनिटरिंग एक्सेट्रा, अंडर ओनोस, अनरिलायबल इंटरनेट अवेलेबिलिटी इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज एक्सेट्रा। ये कॉमन क्या बोलते हैं इश्यूज हैं। सो वे हेड में सेम नेगोशिएट नेशनल लाइसेंस। तो यहाँ पे एम्स 90 to 95% रिडक्शन इन सब्सक्रिप्शन कॉस्ट विथ फेवरेबल टर्म्स इंक्लूडिंग व्यूवर्स ऑन एपीसी, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। इसको हम कह सकते हैं पब्लिकेशन फ़ी। तो कुछ आर्टिकल पब्लिश करने के लिए उनको फीस देनी पड़ती है, उसको एपीसी कहते हैं फॉर इंडियन रिसर्चर्स। इसका कॉस्ट कम कर देना चाहिए। और एग्रीमेंट क्लॉसेस, कॉमन मॉडल लाइसेंस एग्रीमेंट बनाना चाहिए, राइट। तो जिससे जो रिसर्चर होगा उसकी आईपी, प्राइसिंग, ये सब रिन्यूअल कर सके, यानी कि उसके हित में काम हो। इनोवेटिव सर्विसेज, बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट रिसोर्स यूसेज, इंश्योर एक्सेस, मॉनिटर ट्रेंड्स एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फॉर सस्टेनेबिलिटी। अब ये प्रमोट ओए, यानी कि प्रमोट ओपन एक्सेस, इसको प्रमोट करना चाहिए, यानी कि सब कुछ फ्री कर दो, राइट। एंकरेज ओए एंड फेयर यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल, सपोर्ट ओए जर्नल्स एंड प्रोवाइड फंडिंग्स फॉर एपीसीज फॉर यंगर रिसर्चर्स, यानी कि जो यंग रिसर्चर्स हो गए उनको एपीसीज में फंडिंग प्रोवाइड करो, यानी कि जब वो पब्लिकेशन फ़ी दे तो उसमें कुछ सपोर्ट कीजिए आप, गवर्नमेंट, ऐसा कुछ वे अहेड में हम देख सकते हैं। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ANRF, तो ये क्या है ANRF, इससे पहले कहा था मैंने, ANRF कहाँ पे यूज़ होगा इन दिस लैडर ऑफ प्रोसेस। तो मैं ये पर है, ओके, APC। सो ANRF ये मॉनिटरिंग में काम आएगा, जो कि रिव्यू द यूसेज एंड पब्लिकेशन ऑफ इंडियन ऑथर पीरियडिकली। तो ये कहाँ से बना? ANRF 2023 के एक्ट से बना है, सब्ज्यूम्ड द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, SCRB। कौन सी मिनिस्ट्री? अपने ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री में है। ऑब्जेक्टिव टू सीड, ग्रो, प्रमोट R&D, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, while fostering a culture of research and innovation across India's universities, colleges, research institutes and research and development laboratories.
तो आप समझ सकते हैं इसके पॉइंट से। अब ये एपेक्स बॉडी होगी, राइट। और ये जो ANRF को रिकमेंड किसने किया था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने। तो फाउंडेशन विल फॉस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन, अब ये क्या करेगा? सबके साथ कोलैबोरेट करेगा, इंडस्ट्री के साथ। इंडस्ट्री में क्यों? कि यहाँ ही तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है ज़्यादा। फिर एकेडमिक्स में, एकेडमिया में यानी कि स्टडी पर्पसेस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहाँ पे, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, लेबोरेटरीज में, वहाँ पे हर जगह पे। सो क्रिएटिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर इंडस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट टू वर्क विथ साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज। अब इसी में ही एक इनिशिएटिव है पेयर प्रोग्राम, PAIR, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च, is designed to transform research and innovation in Indian University through hub and spoke model। हब एंड स्पोक आपको पता ही होगा। हब यानी कि एक सेंट्रल होगा, उसके आजू बाजू जो छोटे छोटे हो गए इंस्टीट्यूट या फिर कहो कुछ भी, वो आके उसको कनेक्ट करेंगे टू दिस सेंट्रल पार्ट यानी कि हब। तो ये कैसे बन गया? एक हब एंड स्पोक जैसा, राइट। तो यही कहना चाहता है हब। फॉर द फर्स्ट फेज हब विल इंक्लूड इंस्टीट्यूशंस विथ हाई NIRF रैंकिंग। तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन को ये लोग इंक्लूड करेंगे, जैसे NIRF रैंकिंग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये हाई क्वालिटी के जो इंस्टीट्यूट्स हो गए, हाई ग्रेड वाले, उनको इसके अंदर रखेंगे। दैट विल गाइड एमर्जिंग इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो इसमें, इससे पहले मैंने कहा ये जो सेंट्रल पार्ट होगा, यहाँ पे हाई ग्रेड वाले इंस्टीट्यूशंस रखेंगे, जो कि इन सारे आजू बाजू के जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हो गए उनको गाइड करेगा। सो नेक्स्ट स्पोक्स में क्या आएगा? स्पोक में सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एंड सेलेक्ट NITs एंड IIITs, और इनमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं ये सारे। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो गवर्निंग बोर्ड कौन होगा इसका? गवर्निंग बोर्ड प्राइम मिनिस्टर सर्विंग एज इट्स प्रेसिडेंट, और उनके साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जिसमें प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर होगा। सो ये थे दो न्यूज़। हम नेक्स्ट न्यूज़ इन शॉर्ट। तो यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, 4-5 जो न्यूज़ हैं वो हम देख लेते हैं। सो ये फर्स्ट वाला न्यूज़ क्या है? यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड PM विद्यालक्ष्मी स्कीम। अभी अप्रूव्ड है, राइट, अप्रूव्ड है। तो हाँ, ये पढ़ के रखेंगे मगर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट हो या ना हो, समझने वाली थोड़ी स्कीम्स होती है, वो समझ के रखना चाहिए। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है पहले तो ये, जो इसमें क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस, राइट, सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन, मेरिटोरियस यानी कि जिसको अच्छे मेरिट्स आए हो, यानी जिसको अच्छे मार्क्स आए हो, वो स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन में फाइनेंशियल सपोर्ट देने का ही ये स्कीम वादा करती है, जो कि PM विद्यालक्ष्मी स्कीम है। तो लाइन्स विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उसमें से ही इसको रिकमेंड किया है, उसने ही रिकमेंड किया है फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन। ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, यानी कि यहाँ पे फीस लाखों में होती है, राइट। हायर एजुकेशन में इंजीनियरिंग की फ़ीस, ऐसे बड़े बड़े IITs की फ़ीस उसमें लाखों में होती है, इसलिए उसमें भी सपोर्ट करना चाहती है गवर्नमेंट थ्रू विद्यालक्ष्मी स्कीम। सो साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस स्कीम क्या है? सॉरी, साइलेंट सेलिएंट फीचर्स, माय मिस्टेक। सो ऑब्जेक्टिव, एलिजिबिलिटी, कवरेज, बेनिफिट, एंटायरली डिजिटल सिस्टम, ये 5 पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, मैं एक बार समझा देता हूँ। प्रोवाइडिंग, पहले तो फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, कोलैटरल कोलैटरल फ्री यानी कि हम सबको पता है कोलैटरल यानी कि उसकी वो फीस लेने की, यानी उसके लिए आपको कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। गिरवी इन द सेंस सो गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके मेरिट जो जितने अच्छे मार्क्स आए, सपोज 90%, 95% आए हो, ज़्यादा GPA आया हो, तो उसमें आप उसको बता दीजिए, देखो मुझे अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ सो एंड सो कॉलेज में, सो आई वांट लोन, राइट। तो वो क्या करेंगे? गारंटियर फ्री लोन्स, यानी कि अच्छे मार्क्स आएंगे तो गारंटी लोन्स देंगे। कौन? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। टू कवर फुल अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी एंड अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कोर्स इन हायर एजुकेशन। एलिजिबिलिटी क्या है? क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट गेट एडमिशन इन एनी हु गेट्स एडमिशन, अब जो इसमें एडमिशन मिलेगा उसको ही सपोर्ट मिलेगा। और कवरेज 860 क्वालिफाइंग QHEIS,
QHEIS बेस्ड ऑन NIRF, इससे पहले आया था NIRF, जो कि रैंकिंग देता है कॉलेजेस को। तो 860 कॉलेजेस है ऐसे, राइट, कवरिंग मोर देन 22 लाख स्टूडेंट्स। इसमें आपका एडमिशन होना चाहिए तो आपको सपोर्ट मिल सकता है। बेनिफिट, लोन अप टू 7.5 lakhs विल बी अप्रूव्ड, एक क्रेडिट गारंटी जिसका 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही भर देगी, और 3%, उसमें भी जो 3% बचेगा, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर, अब ये दूसरा वाला है पॉइंट, ओके, ये 1 ये 2, जो 10 लाख से ऊपर का होगा, लोन अप टू 10 lakhs ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड फॉर एलिजिबल स्टूडेंट, उनको 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि कम कर देगा गवर्नमेंट। एंटायरली डिजिटल सिस्टम, सो यूनिफाइड पोर्टल फॉर एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन लोन्स एज वेल एज सबमिट रिक्वेस्ट फॉर। अब इसमें क्या कहना चाहता है कि यहाँ जो एजुकेशन लोन है, ये लेने के लिए आपको डायरेक्ट बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट एक पोर्टल बना है PM विद्यालक्ष्मी, उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट सबवेंशन होगा यानी कि इंटरेस्ट कम करना, उसमें भी काम आएगा ये पोर्टल। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन विल बी मेड थ्रू E-वाउचर्स। अब वो सबवेंस कैसे करेंगे? E-वाउचर्स में, या फिर CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ओके, ये डिजिटल करेंसी है रिलीज्ड बाय RBI, उसके वॉलेट में डाल देगा डिजिटल करेंसी। इट विल सप्लीमेंट, क्या है, PM उच्च छात्र शिक्षा प्रोत्साहन USP स्कीम। तो ये स्कीम जो विद्यालक्ष्मी स्कीम है, ये USP स्कीम को सप्लीमेंट करेंगे। तो USP स्कीम क्या है? इसमें भी सेम मेरिटोरियस स्टूडेंट, बट यहाँ पे पुअर फैमिली, टू मीट ए पार्ट ऑफ देयर डे टू डे एक्सपेंस वेल परस्यूइंग हायर स्टडी, राइट। तो बुक्स लेने के लिए, वो सब लेने के लिए जो खर्चे होते हैं वो गवर्नमेंट उठाएगी। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? हायर एजुकेशन 12th बोर्ड, उनके रिजल्ट के ऊपर आधारित होगा, यानी कि अच्छे मार्क्स आए होंगे तब आप एलिजिबल है। मैक्सिमम ऑफ 82,000 फ्रेश स्कॉलरशिप पर एनम। सो नेक्स्ट कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या है? सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी एंड क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशनल लोन्स। सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये टॉपिक। क्या है? पोक्सो एक्ट। ये सोशल इश्यूज में एक बार, हर महीने एक बार तो ये पोक्सो एक्ट पक्का टच हो जाता है, जो विजन IAS की मैगजीन में है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नहीं, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग में उसमें। सो नेक्स्ट, सेक्सुअली ऑफेंसिव पोक्सो एक्ट, इसमें क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो अभी इसमें आपको समझने का ये बात है कि ये जो दुष्कर्म, राइट, वेट ए मिनट, हाईलाइट लिमिटेड, जो दुष्कर्म होते हैं जो बच्चों पर किए जाते हैं। अब यहाँ पे चिल्ड्रेंस का हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, चिल्ड्रेंस का बिलो 18 ईयर्स, ओके। तो ये एक्ट उन पर लागू होता है जो करते हैं दुष्कर्म, वो उन पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने हैड, तो इन्होंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड दैट सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पोक्सो कैनॉट बी क्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्टीज। अब सोचिए, किसी ने कुछ गलत काम किया, राइट, एक पर्सन है, उन्होंने गलत काम किया, और दूसरी पार्टी ने, जिसने कंप्लेन रजिस्टर की, वो सब किया, प्रोसेस कोर्ट तक गए, फिर एक ने चाहा कि चलो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर देते हैं, तो दोनों पार्टीज ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दी। तो इससे सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हो गया कि नहीं भाई, ये क्या है, ये पहले तो ये दुष्कर्म है, यानी कि बहुत ही बैड सिन है, ये सिन यानी कि बहुत ही बड़ा पाप है। अब इसको भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो बिना सज़ा दिए, तो ये तो बहुत ही बड़ा अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। तो द जजमेंट वॉज डिलीवर्ड इन रामजी एंड स्टेट ऑफ राजस्थान का एक कुछ केस था, सेम था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दिस वाइल रिव्यूइंग राजस्थान हाई कोर्ट डिसीजन ऑफ क्वेश्चनिंग ए सेक्सुअल असॉल्ट केस अंडर द एक्ट। तो इसमें सेम ये सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट में एक केस आया था, उसमें भी सेम सेक्सुअल असॉल्ट का केस था। तो उसमें भी दो पार्टीज थे, ओके, दो पार्टीज में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या किया, ओके, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया है, तो फिर ये केस को रखने की क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने केस बंद कर दिया। तो इससे सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हो गया कि नहीं, ऐसे कैसे बंद कर सकते हो, इससे क्रिमिनल ऑफेंस क्या है, सेक्सुअल असॉल्ट है, ये कुछ चोरी चकारी मर्डर नहीं है।
मर्डर होता तो भी सेम यही होता एक्चुअल में। तो चोरी चकारी का केस नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। तो इसके ऊपर आप आउट ऑफ द कोर्ट भी नहीं कर सकते, नहीं, उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं होगी। तो क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है, क्या 136 के अनुसार, आर्टिकल 136, इसमें सुप्रीम कोर्ट विथ ए स्पेशल पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव्स टू अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट ऑर्डर डिक्री इन एनी मैटर और कॉज पास्ट और मेड बाई एनी। अब ये जो कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं, हाई कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, कुछ ट्रिब्यूनल्स हो, अब उन्होंने एक क्या बोल सकते हैं, केस क्लोज कर दिया, राइट, कुछ रिजल्ट देके। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ जजमेंट दे, अब हाई कोर्ट ने एक सपोज जजमेंट दे दिया यही सेम केस में। अब इसमें क्या हुआ था, ये वाला केस हम देखते हैं, रिजेक्शन ऑफ कॉम्प्रोमाइज प्रेसिडेंट। इसमें क्या हुआ था, कोर्ट मेड रेफरेंस ऑफ स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस लक्ष्मी नारायण केस 2009 में हुआ था, विच हेल्ड दैट एन ऑफेंस अगेंस्ट दी सोसाइटी, यानी कि कुछ क्रिमिनल मैटर हैं, कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, जो कि कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। आल्सो एंडोर्स द दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट सुनील रायकवार वर्सेस स्टेट विच हेल्ड दैट ए पोक्सो ऑफेंस कैन नॉट बी सेटल्ड। तो इसमें भी सेम क्रिमिनल केस था, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया, तो इन्होंने क्या कर दिया, कोर्ट वालों ने केस क्लोज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट भड़क गई कि नहीं, ये केस क्लोज करने वाला केस नहीं है ये, इसमें जो कल्प्रिट है, जो विक्टिम है, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू 136, आर्टिकल नंबर 136, जो कि स्पेशल लीव पिटिशन है, याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 136 इज नथिंग बट स्पेशल लीव पिटिशन। इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो उसके नीचे वाले कोर्ट हो गया, उसका जजमेंट कभी भी तोड़ सकते हैं, उसका ऑर्डर और डिग्री कभी भी तोड़ सकते हैं, राइट, उनके पास उसका वो पावर है। सो नेक्स्ट, तो ये ऑफेंसिव है बोल के, और कभी भी नॉन प्राइवेट नेचर ऑफ ऑफेंस। तो कुछ लोग बोलते हैं ना, दो लोग झगड़ रहे हैं सपोज, अब झगड़ते झगड़ते एक ने उसको मार दिया, राइट, मर्डर कर दिया, तो अब ये हमारा मैटर है, आप छोड़ दीजिए बोल के, ऐसा नहीं चलेगा ना। बोल तो आप सोचो, दो रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स में झगड़ा हो गया, दोनों झगड़ते झगड़ते एक को उसने मार दिया, तो अब क्या होगा, ये नहीं, हमारा घर का मामला है ये, दिस इज़ आवर प्राइवेट मैटर, आप इंटरफियर मत कीजिए, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। नहीं भाई, तूने लिटरली उधर मर्डर किया है, राइट, तो क्या तू छोड़ दे, ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, उस पर चार्जेस लगेंगे, चाहे उसका वो रिलेटिव हो, उसका भाई ही क्यों ना हो, राइट। सो कोर्ट ऑब्जर्व दैट सच क्रिमिनल कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्राइवेट मैटर्स एलिजिबल फॉर compromise based questioning. Also held that cases which have serious societal implication, इससे सोसाइटी में गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये पोक्सो एक्ट है, ये सेक्सुअल ऑफेंस है, एक्चुअल में ये ज़्यादा बढ़ रहा है, ओके, इंडिया में या फिर वर्ल्ड में कहाँ भी कहो, बढ़ता जा रहा है। क्यों? इसी की वजह से, जब वो उस पर कानून ढंग से लगाए ना गए हो, या फिर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ज़्यादा हो गए हो, कुछ गलत काम कर दो फिर पैसे फेंको, निकल जाओ उधर से, तो उससे क्या होगा, सीरियस सोसाइटल इम्प्लीकेशन से फेस करना पड़ता है। शुड नॉट बी डिसमिस्ड सोली बेस्ड ऑन सेटलमेंट्स, कभी भी वो सेटलमेंट के अंदर नहीं आएगा। तो अब ये पोक्सो एक्ट के बारे में देख लेते हैं। जनरल न्यूट्रल लेजिस्लेशन इंश्योर चाइल्ड सेफ्टी, पनिश ऑफेंडर्स बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ ऑफेंसेस एंड कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेसिंग चाइल्ड एंड सेक्सुअल अब्यूज़। तो इसमें 3 ब्रॉड कैटेगरीज है, एक तो असॉल्ट की, एक तो हरासमेंट की, और एक पोर्नोग्राफी की, ओके, चाइल्ड। और चाइल्ड किसको बोलते हैं? बिलो 18। 2019 में अमेंडमेंट हुआ, जिसमें जो ये ऑफेंड करे, यानी कि जो ये क्राइम करेगा, उसको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, राइट, इंक्लूडिंग द डेथ पेनाल्टी भी मिल सकती है फॉर कमिटिंग सेक्सुअल क्राइम ऑन चिल्ड्रन। सो 10 years ऑफ पोलियो इरेडिकेशन इन इंडिया। तो 2014 में पोलियो फ्री इंडिया डिक्लेयर कर दिया था WHO ने, तो अभी उसके 10 साल हो चुके हैं आफ्टर बीइंग इंडिया एज ए पोलियो फ्री नेशन। सो इसमें ये दो रीजन्स की वजह से, दो प्रोग्राम्स की वजह से हमारा इंडिया पोलियो फ्री हुआ है। एक तो ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, ये वाला, और दूसरा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये दोनों के कारण पोलियो फ्री इंडिया हुआ है। तो अबाउट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम।
सो इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम, ओके, जिसमें फ्री वैक्सीन फॉर 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, राइट। और 1985 में एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन वाज रीनेम्ड एज UIP, ब्रॉडन इट्स रीचेस टू, रूरल से अर्बन तक शुरू हो गया। तो ये पोलियोमाइलिटिस, ओके, तो ये क्या है, एक्चुअल में इसको पोलियो कहते हैं। तो वायरल डिसीज़, जो कि हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज़ अफेक्टिंग चिल्ड्रंस अंडर 5 ईयर्स, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको ये इफेक्ट करता है। ट्रांसमिट कैसे होता है, तो कंटामिनेटेड फूड, फीकल ओरल रूट और वाटर, इसके कारण से ये ट्रांसफर होता है, जिससे पैरालिसिस बाय इन्वेडिंग द नर्वस सिस्टम, पैरालाइज कर देता है नर्वस सिस्टम को। और जो वाइल्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन स्टेटस है उसका टाइप 1 अभी भी एंडेमिक है इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, और टाइप 2 टाइप 3 आर इरेडिकेट, वो तो ख़त्म हो गया 1999 में और 2020 में जो टाइप 3 है वो। वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो, सो ओकर वेन, अब ये भी एक पोलियो है वैक्सीन डिराइव्ड, इसमें क्या होता है, जो वीक ऑफ ऑकर्स व्हेन वीकेंड स्ट्रेन इज ओरल पोलियो वैक्सीन म्यूटेटेड एंड, अब इसमें क्या है, एक सिंपल है, जो जिसको कम इम्यूनिटी होती है उनको ये जो वैक्सीन होती है जिसमें ऑब्वियसली वीकेंड स्ट्रेन होता है उसमें, यानी कि बहुत ही कमज़ोर या फिर ना बराबर स्ट्रेन होता है पोलियो का, लेकिन इम्यूनिटी कम होने के कारण वो उसको म्यूटेट हो गया, बोलते हैं वो पोलियो वायरस जो है वो म्यूटेट हो के उसको पोलियो कर देता है, समझिए, बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी। प्रिवेंटिव मेजर्स टू मेजर पोलियो फ्री स्टेटस इन इंडिया, सो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, एनुअल पोलियो कैंपेन, ओके, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे एंड सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, हमें पता ही है। सर्वेलेंस एंड बॉर्डर वैक्सीनेशन, तो यहाँ पे बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर लगे, इससे पहले ही कहा था, अभी भी एंडेमिक है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में टाइप 1 का जो पोलियो है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर से वो माइग्रेट हो सकता है अंदर, जो कि रिस्क है। और इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि पाकिस्तान की बॉर्डर इंडिया में एंटर कर सकता है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV 2015 इंट्रोड्यूस्ड इन 2015 प्रोवाइडेड एडिशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोलियो। अब इस टाइप 2 पोलियो वायरस को, यानी कि ये न्यू फॉर्म ऑफ वैक्सीन है पोलियो की, वो भी 2015 से यूज़ में आ रही है। मिशन इंद्रधनुष 2014 में इम्यूनाइजेशन कवरेज टू 90% स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू रिसर्च, समझ गए ना, मिशन इंद्रधनुष अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो चिल्ड्रंस लैकिंग मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी, सो ए स्टडी रिवील्ड दैट 77% in India, 77% children in India aged 6 to 23 months lack minimum dietary diversity। तो समझ सकते हो 77% बच्चे जो कि 6 महीने से लेकर 23 महीने वाले, उनको MDD यानी कि मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी है, सॉरी है नहीं, लैक बोल, तो उनको अब ये कैसे समझाओ, अब ये जो मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी क्या है बोले, तो हम जो डाइट में खाते हैं उसमें डाइवर्सिटी न्यूट्रिशंस नहीं है उसमें, तो डाइवर्सिफाइड न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए उसमें, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, फाइबर्स होना चाहिए, सारे प्रकार के न्यूट्रिशंस होना चाहिए, ये सारे डाइवर्स फॉर्म में हमें लेना चाहिए, मगर हमारा मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी नहीं है। मिनिमम यानी कि कम से कम इतना होना चाहिए वैसा। सो अकॉर्डिंग टू WHO MDD इज प्रेजेंट विथ ए डाइट कंटेनिंग, अब ये 5 ऑफ 8 बोल, तो ये 8 में से ये 5 ग्रुप तो पक्का डेली खाना ही चाहिए फॉर चिल्ड्रेंस, ओके, 6 to 23 मंथ्स। सो पहले तो ब्रेस्ट मिल्क, ग्रेन्स, लेगुम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्लेश फूड, एग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओके, तो ये डाइवर्स में है। सो फूड इंटेक फ्रॉम लेस देन 5 फूड ग्रुप्स इज कंसिडर्ड मिनिमम डाइटरी फेलियर, यहाँ पे देखो MDD फेलियर, समझिए। सो ये MDD होना चाहिए, अगर ये 8 में से 5 भी ना हो तो MDD फेलियर। की फाइंडिंग्स ऑफ स्टडी रिलेटेड टू MDD इन इंडिया, अब इंडिया के बारे में देखते हैं। तो रीजनल डिस्पैरिटी, हर किसी में रीजनल डिस्पैरिटी ही काम आता है। सो सेंट्रल रीजन्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली UP, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, तो नियरली ये सेंट्रल रीजन्स। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स बहुत ही कम खाता है, कम मात्रा में खाते हैं या फिर कम खाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम क्या कहते हैं, ग्रेन्स, राइस और वो सब, राइट।
सो लैक ऑफ एजुकेशन पहले तो यही। सो MDDF इलिटरेट मदर्स, उनका MDDF 81% है वर्सेस एजुकेटेड जो मदर है उनका 75। उतना डिफरेंस नहीं है, मगर एजुकेटेड या फिर इलिटरेट दोनों सेम ही है। रिकमेंडेशन टारगेटेड आउटरीच। सो प्रायोरिटाइज, अब इसमें टारगेटेड आउटरीच में क्या करना चाहिए कि पहले तो प्रायोरिटाइज करो क्या एफर्ट्स एम्ड एट प्रेग्नेंट वुमेन स्पेशली दोज विथ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, और एंगेज इन कम्युनिटी यूजिंग लोकल गवर्नेंस फॉर न्यूट्रिशनल एक्टिविटीज, यानी कि उनको अवेयरनेस फैलाओ पहले तो। यूनेस्को रिलीज्ड ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024। तो इसमें क्या किया है, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, जिसने यूनेस्को ने, तो फोर्टालेजा में, जो कि ब्राज़ील में है, और वो करंट G20 प्रेसिडेंट भी है ब्राज़ील। सो की ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिपोर्ट, तो इसमें क्या है, लीडर्स आर एजेंट्स ऑफ चेंज। So in education, leadership is a process of social influence aiming at maximum joint effort towards a common goal function of। तो अब इसको एक बार गो थ्रू कर दीजिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मगर समझ लीजिएगा कि यूनेस्को ने रिलीज़ क्या है, क्या ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, राइट। तो बस इतना ही। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और होप आपकी कॉफ़ी ठंडी ना हुई हो।